मैं डॉक्टर शैलेश रुनावत हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल और हर हफ्ते लेके आता है एक विशेषज्ञ को जो आपसे चर्चा करते हैं उनकी विशेषता पर और सीजनल होने वाली बीमारियों पर, उनकी रोकथाम पर और उनके बेहतर इलाज पर। आज हमारे साथ हैं युवा बहुत डायनेमिक ENT सर्जन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जो कि लखनऊ और मुंबई से ट्रेंड हैं, अनुप्रिया हजेला। अनुप्रिया, आपका हार्दिक स्वागत है। आज अनुप्रिया से हम बातचीत करेंगे नॉर्मल सर्दी जुकाम से लेकर होने वाली जटिलतम कैंसर तक की बीमारियों के बारे में। अनुप्रिया की ये खासियत है, वो एंडोस्कोपी साइनोस्कोपी में विशेषज्ञ हैं। तो अनुप्रिया जी, हम लोग गर्मी में, भीषण गर्मी में बहुत उपयोग करते हैं ठंडे बर्फ का पानी का, आइसक्रीम का, और एकदम से पकड़ लेता है गला, सर्दी जुकाम होता है। ये कैसे होता है, क्या कारण होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? गर्मियों में जो हम ठंडा पानी और आइसक्रीम वगैरह का जो सेवन करते हैं उसका इन्फेक्शन ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। कम टेम्परेचर में जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब ज़्यादा पनपते हैं। तो अगर हम सेवन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आइसक्रीम बहुत पुराना ना हो और अच्छे कंडीशंस में उसका स्टोरेज हुआ हो। ऐसे ही पानी के लिए भी, पानी भी अच्छा बर्फ हो, खराब गंदे कंडीशंस में ना रखा गया हो, तभी हम उनका सेवन करें, अदरवाइज हम उनको अवॉइड करें। उन सबसे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी के सीजन में दुकान वाले बहुत पहले से स्टोर कर लेते हैं और स्टोर की हुई चीजों में बैक्टीरिया या वायरसेस जल्दी पनपते हैं, तो हमें एक्सपायरी डेट पे ध्यान देना चाहिए और बनती कोशिश बाहर की चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या होता है? गले में क्या तकलीफ होती है, नाक में क्या तकलीफ होती है, साथ साथ कान बंद होते हैं, तो ये क्या तीनों चीजें साथ जुड़ी रहती हैं? बिल्कुल, कान, नाक, गला सब आपस में कनेक्टेड रहता है। जब भी हम कोई चीज ऐसा का सेवन करते हैं जिससे हमें इन्फेक्शन हो जाए, तो सबसे पहले तो गले में सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि गले में दर्द होना, थूक गटकने में प्रॉब्लम होना, ऐसा लगेगा जैसे गले में कांटे का चुभन जैसा महसूस होता है। ये सारी चीजें हमारे टॉन्सिल्स में, थ्रोट में, जिसको हम फेरेंस कहते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये सारे इन्फेक्शंस पैदा करता है। ऐसे ही जब हम कोई चीज सर्दी बाहर जा रहे हैं, वायरस कैच कर रहे हैं, तो नॉर्मल जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, सर्दी हमें पकड़ती है, जो नाक के सिम्टम्स बनाएगी, जैसे कि नाक बंद होना, सिर दर्द होना, साइनसेस में, चेहरे पे सब जगह भारीपन होना, नाक से गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला मवाद आना, ये सारी चीजें जो हैं साइनस के इन्फेक्शन की तरफ बताती हैं। जब हम कान में दर्द की बात करते हैं, कान और नाक आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक ट्यूब द्वारा। तो जब हमें सर्दी होती है तो नाक का जो भाग होता है उस ट्यूब का, वो उधर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कान जो है वो बंद हो जाते हैं हमारे। तो हमें कान में दर्द, प्रेशर, भारीपन, ये सारी चीजें, सिम्टम्स हमें प्रोड्यूस होते हैं। इसमें आपने बताया कि अगर नाक का इन्फेक्शन हो या गले का इन्फेक्शन हो, उस ट्यूब के साथ साथ वो कान में पहुंच जाता है और लोग कंप्लेन करते हुए आते हैं कि सर्दी के साथ साथ मेरे कान बंद होगा, या भारीपन हो रहा है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ये चक्कर आ रहे हैं और घबराहट होना, ये कान से संबंधित रहता है? बिल्कुल, कान में हमारा बैलेंस का भी ऑर्गन होता है, जिसकी वजह से हमें अगर हमें उसमें भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए या उस पर प्रेशर पड़े, जैसे कि पस वगैरह इकट्ठा हो जाए कान के पर्दे के पीछे, तो हमारा बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं, कान में सनसनाहट हो सकती है, आवाजें आ सकती हैं, सुनने में कमी हो सकती है और दर्द हो सकता है। कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो हम जो बोलते हैं, अधिकतर लोग बोलते हैं गर्दन की हड्डी बढ़ गई इसलिए चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जैसा आपने बताया मिडिल ईयर के सूजन से भी चक्कर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। ये मिडिल ईयर का इन्फेक्शन कैसे पहुंचता है? मिडिल ईयर का इन्फेक्शन जैसी मैंने अभी बताया था, या तो हमने कान के अंदर हमने कुछ फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि कान का सफाई करने के लिए कोई भी क्यूटिप, ईयरबड डाला, या आपने कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कुछ लोग हेयर पिन डाल लेते हैं, कुछ मैच स्टिक डाल लेते हैं, उन सब से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। या जैसे सर्दी हुई तो
नाक का इन्फेक्शन कान में जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपकी सर्दी कान के अंदर बैठ गई है, वो नाक का इन्फेक्शन कान में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, तो अब आपने बताया कि ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते लोगों की कॉमन भाषा में बोलते हैं, लोग बोलते आते हैं डॉक्टर के पास कि मुझे साइनस हो गया है। ये साइनस हो गया से क्या मतलब रहता है? साइनसेस बेसिकली क्या होते हैं, हमारे चेहरे को हल्का बनाने के लिए, हमारा जो स्कल होता है, जो चेहरे की हड्डी होती है, उसको हल्का बनाने के लिए स्पेसेस होती है जिसमें हवा भरी रहती है। जैसे कि ये आपके चीक के पीछे, गाल के पीछे साइनस एक होता है, ये फोरहेड में, सिर के पीछे एक साइनस होता है, नाक के अंदर होते हैं। तो इन साइनसेस में जब सूजन आ जाती है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं। ये पूरे समय जो है एक पतला सा पानी बनाते हैं जो हमारी नाक की त्वचा को नमी पहुंचाता है। तो हम जो सांस खींचते हैं वो सांस को भी नमी देता है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है। ये साइनसेस का काम होता है। जब ये साइनस में सूजन आ जाती है सर्दी की वजह से या एलर्जी की वजह से, तो इसके अंदर जो है पानी जमा होने लगता है। वो पानी जब जमा होता है उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। उसके ऊपर अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तब साइनस का जो पानी निकलने लगेगा, अगर नाक से किसी भी कलर आने लगे, उसमें ग्रीन कलर या येलो कलर, तो मतलब आपको साइनस का इन्फेक्शन हुआ है। आप एंडोस्कोपी विशेषज्ञ हैं और उसमें साइनोस्कोपी, ये साइनोस्कोपी का क्या रोल रहता है, कब करना चाहिए और इसके रिजल्ट रूटीन ट्रीटमेंट से या दूसरी सर्जरी से कितने अच्छे हैं? सबसे पहले तो जो ईएनटी में साइनस एंडोस्कोपी जो आई है वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए है, जैसे कि हम ओपीडी में करते हैं, हमारी डायग्नोसिस बनाने के लिए करते हैं। और सर्जरी के लिए अलग एंडोस्कोप्स होते हैं जिनसे हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जब सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है। जो हम आमतौर पे ओपीडी में जो साइनसेस एंडोस्कोप्स यूज करते हैं, वो हम कान की एंडोस्कोपी के लिए यूज कर सकते हैं, नाक की और गले की एंडोस्कोपी के लिए। तो कान में जब हम यूज करते हैं तो कान के अंदर पर्दे में कोई छेद है, हड्डी गलने वाली बीमारी है, उन सब के बारे में हमें बहुत अच्छी डिटेल्ड जानकारी मिलती है, जिसके हम पिक्चर्स भी लेके पेशेंट को दे सकते हैं। ऐसे ही जब नाक में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने पूछा साइनस में कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई पॉलिप है, कोई मस्सा है, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, तो एग्जैक्टली किस साइड से ब्लीडिंग है वो हमें पता चल जाता है एंडोस्कोप डाल के। इसके लिए हम ओपीडी में पेशेंट को बुलाते हैं, एक सुन करने का पदार्थ डालते हैं और 5 मिनट में प्रोसीजर करके पेशेंट अपने घर जा भी सकते हैं। ऐसे ही गले में कोई प्रॉब्लम है, जैसे वॉइस का कोई प्रॉब्लम है, आवाज में खरकश है, थूक गटकने में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग एक पतला सा ट्यूब डाल के स्वर कंटिका को एग्जामिन करते हैं और उसके बारे में अगर कोई दिक्कत हो तो वो हम पेशेंट को बता सकते हैं। अब आपने बताया गले के लिए वोकल कॉर्ड पे छोटे ट्यूमर हों जो बिल्कुल ऊपर से हम देख नहीं सकते, कई बार सीटी स्कैन में मिस हो जाते हैं, एमआरआई में पिकअप होता है, बड़ी कॉस्टली जांचें होती हैं, तो एंडोस्कोपी में उसमें फायदा मिलता है। बिल्कुल। और एक एडवांटेज और की डायग्नोसिस बनाना है तो बायोप्सी हम साथ साथ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल स्पेशलाइज्ड एंडोस्कोप्स आ गए हैं जिनको हम चिप ऑन टिप कैमरा बोलते हैं। हाई डेफिनेशन एंडोस्कोप्स हैं, पतला सा ट्यूब रहता है जो नाक के द्वारा गले तक पहुंचता है, उससे हम अपना वॉइस बॉक्स स्वर कंटिका को एग्जामिन करते हैं। बोलने के तारों के ऊपर कोई भी छोटी गठान है उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। एक स्पेशल टूल आ गया है इन एंडोस्कोप्स में जिसको हम NBI कहते हैं, नैरो बैंड इमेजिंग। ये एक ब्लू लाइट ट्रांसमिट करता है, तो अगर उस गठान में कोई भी कैंसर के लक्षण हैं तो वो हम डायग्नोसिस पे पकड़ सकते हैं कि हम इसमें कैंसर होने की शंका है तो इसको हमें जल्दी ऑपरेट करना है, या ये गठान ट्यूमर या ये ट्यूमर जो है कैंसर होने के चांसेस कम है, तो हम पेशेंट को वेट भी करने को बोल सकते हैं। तो एंडोस्कोपी के बहुत सारे एडवांटेज हैं। एंडोस्कोपी, अब एक आपने बात छेड़ी है पॉलिप। एक पॉलिप ऐसा रहता है कि छींकने में कभी खून आ जाता है, कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो खून आ जाता है, तो एंडोस्कोपी का क्या रोल रहता है इन पॉलिप्स में? नेजल पॉलिप की अगर हम बात करें तो बात अगर हम कर रहे हैं तो एंडोस्कोप से सबसे पहले तो सब तरीके के एंडोस्कोप्स आ गए हैं, हर एंगल के एंडोस्कोप्स आ गए, तो हम बस नाक के जरिए बिना किसी चीर फाड़ के नाक के जरिए दूरबीन डाल के इन सारे पॉलिप्स को आराम से क्लियर कर सकते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। और जब एक बार पॉलिप्स क्लियर हो जाए तो सारे साइनसेस की जो ओपनिंग होती है उसको हम बड़ा कर देते हैं।
अगर हमें बहुत ही छोटा ओपनिंग दिया गया है भगवान द्वारा, 0.3 mm का ओपनिंग है, हम उसको बड़ा करके 1 सेंटीमीटर तक का या 0.8 mm तक की ओपनिंग कर देते हैं, ताकि कभी भी फ्यूचर में पेशेंट को सर्दी जुकाम हो या एलर्जी हो तो साइनसेस ब्लॉक ना हो, और अगर ब्लॉक होते भी हैं तो हम सारी दवाइयां जो दे रहे हैं वो उस दवाइयां उन साइनसेस तक पहुंच जाए तो दोबारा पॉलिप ना बने। एक मुख्य समस्या जो आमजनों में देखने में आती है उसे बोलते हैं खुर्राटे या स्नोरिंग। अब पॉलिप या हाइपरट्रॉफी टर्बिनेट्स क्या कारण होते हैं जो इतनी ज़्यादा स्नोरिंग होती है कुछ लोगों को, और उसको कैसे रोकथाम की जा सकती है? स्नोरिंग के लिए बहुत सारे लेवल्स पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या तो हम पेशेंट जो है जब नींद में रहते हैं, जब स्लीप में रहते हैं, डीप स्लीप में, तो सारी मसल्स उनके शरीर की रिलैक्स हो जाती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नाक के लेवल पे भी हो सकता है, नाक के पिछले भाग में भी हो सकता है, नीचे आएंगे गले में तो तालू के लेवल पे हो सकता है, जीभ बड़ी है उस पे हो सकता है, या टॉन्सिल्स बहुत बड़े हैं वो हमारा सांस की नली को ब्लॉक कर सकते हैं। और जो फैट होता है, जो लोग जिनकी गर्दन छोटी होती है और गर्दन में बहुत चर्बी होती है, उससे जो है सांस की नली में दबाव पड़ता है जब हम बहुत गहरी नींद में जाते हैं, तो उसकी वजह से घर्राटे आते हैं। इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? केवल ईएनटी वाले पार्ट में अपन डिस्कस करें तो उसके लिए हम लोग एक एंडोस्कोपी करते हैं, स्पेशलाइज्ड एंडोस्कोपी, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी कहते हैं, डाइस कहते हैं। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में 15 मिनट के लिए लेते हैं, नस के द्वारा कुछ पदार्थ ऐसे देते हैं जिससे वो गहरी नींद में चला जाए, जो आपकी नॉर्मल स्लीप है वैसे उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग एग्जामिन करेंगे। एक पतला सा ट्यूब डालेंगे एंडोस्कोप का नाक के द्वारा कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है, जो घर्राटे आ रहे हैं वो किस लेवल पे ब्लॉक कर रहे हैं, नाक के लेवल पे, तालू के लेवल पे, जीभ के लेवल पे, कि टॉन्सिल के लेवल पे। जिस भी लेवल पे हमें लगता है कि सिकुड़न है उस लेवल पे हम फिर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, या हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेस करिए या वजन घटाइए तो आपको आराम मिलेगा। बहुत ही अच्छा उपाय बताया आपने खुर्राटे को कम करने के लिए। हम अगले कदम पे बढ़ते हैं। एक बच्चों की या कई बड़े लोगों की आदत रहती है खेलते खेलते कोई भी चीज़ नाक में रख ली या कान में डाल ली, मोती हो या गोल कोई सी भी चीज़ें हो, छर्रे हो, काम करने वाले हो, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में फॉरेन बॉडी। तो फॉरेन बॉडी डायग्नोसिस और उसको निकालना, इसमें एंडोस्कोप का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मुझे थोड़ा विस्तृत में बताएंगे कि फॉरेन बॉडी बहुत कॉमन समस्या है जी। चने की दाल, ये सब सीजन आ रहा है, गेहूं, चावल, ये सब भी आप लोगों को मिलते होंगे जी। खास तौर से छोटे बच्चों में अगर हमें किसी भी बच्चे में सर्दी है और वो एक ही नाक से पकी हुई सर्दी निकल रही है बहुत समय से, तो सबसे पहले हमें फॉरेन बॉडी रूल आउट करना है कि कहीं उस बच्चे ने कुछ नाक के अंदर डाल तो नहीं लिया है, तो एक ही साइड से उसकी नाक बह रही है और एक ही साइड से नाक से बदबूदार गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला मवाद आ रहा है, तो सबसे पहले हमें फॉरेन बॉडी के संभावना के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो हम लोग दूरबीन द्वारा पेशेंट को देखते हैं कहाँ पे फॉरेन बॉडी स्थित है नाक के अंदर और उसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही कान में भी कई बार फॉरेन बॉडी बच्चे कान में भी डाल लेते हैं, मोती डाल लिया या आपने जैसे बताया गेहूं डाल लिया, रबर डाल लिया, क्रेयॉन डाल लिया, स्कूल में खेलते खेलते पेंसिल की नोकी अंदर छूट गई। बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनको हम लोग दूरबीन द्वारा देख सकते हैं। बिना दूरबीन के भी कई बार बाहर दिख जाता है तो उसको हम निकाल सकते हैं बिना चोट पहुंचाए। ये बहुत अच्छी बात है। नई तकनीकी से फॉरेन बॉडी को बड़े आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अब सर्दियों में आपने बताया कि पर्दे में सूजन आ जाती है और अगर वो ध्यान न दें, एडवांस कंडीशन में पहुंचे, सुनना कम करता है और पर्दे में छेद हो जाता है और लगातार पस बहने लगता है। इसके इलाज, दवाई, ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं? जिस कंडीशन के बारे में सर ने बताया है इसको हम लोग CSOM कहते हैं, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये तब होता है जैसा सर्दी होने के बाद कान के पर्दे में सूजन आता है। सूजन आने से वो पर्दे में कहीं पे पॉइंट पे पस निकालने की जगह से वहां पे छेद हो जाता है। फिर जब वो छेद धीरे धीरे बड़ा होता है वो परमानेंट छेद बन जाता है।
जब वो परमानेंट छेद बन जाता है तो जब भी कान के अंदर पानी जाएगा, पेशेंट ने सिर से नहाया या कहीं पे डुबकी लगाई या सर्दी खांसी जुकाम हुआ, तो उस पर्दे से डिस्चार्ज आना निश्चित है। जब मवाद आता है, उस मवाद को हम लोग मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स करा, 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स देके वो डिस्चार्ज को हम बंद कर सकते हैं। लेकिन परमानेंटली उस छेद को बंद करने के लिए ऑपरेशन लगता है, जिसमें हम पेशेंट का ही टिश्यू लेते हैं, या तो सिर के पीछे से फेशिया कहते हैं, या थाई से हम एक फेशिया ले सकते हैं और उस पर्दे को सील करके नया पर्दा बना सकते हैं। टिम्पेनोप्लास्टी यही सर्जरी होती है। कई लोग अपने से सीधे पूछने आते हैं कि कान के पर्दे में छेद हो गया है तो कौन सा ऑपरेशन होगा। तो इस ऑपरेशन को, इस प्रोसीजर को हम लोग टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। बहुत अच्छा उपाय है ये। अगर छोटा छेद है तो आपने बताया कि भोपाल में बहुत अच्छे से किया जा रहा है सर्जरी को। या तो हम सिर के यहाँ की फेशिया लेते हैं या थाई से फेशिया निकाल के और उसको वहां पे प्लास्टिक सर्जरी के रूप में इम्प्लांट कर देते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या, पैदाइशी जिसे हम बोलते हैं बहरापन, उसमें आपने अभी बहुत महारत हासिल करी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस प्रोजेक्ट पे बहुत काम कर रही है। कॉकलिया, ये कॉकलिया क्या होता है और कॉकलिया इम्प्लांट कैसे होता है और उससे वापस बच्चे कैसे सुनने लगते हैं, इसको थोड़ा हमें दर्शकों को बताएंगे हम सुप्रिया जी। कॉकलिया जो होता है, हमारे कान के 3 भाग होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, बाहर वाला कान, बीच का ईयर जिसको मिडिल ईयर कहते हैं, और एक अंदरूनी ईयर जिसको इनर ईयर कहते हैं। इनर ईयर में जो सुनने का भाग होता है उसको कॉकलिया कहते हैं। कई बार बच्चों में कॉकलिया बना रहता है या पूरी तरीके से नहीं, आधा डेवलप्ड रहता है, तो उसमें सुनने का जो ऑर्गन होता है वो बराबर काम नहीं करता। जनरली ये सब बाय बर्थ होते हैं, जिनको हम लोग कंजेनाइटल डेफनेस कहते हैं। इनको जितना जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए उतना जल्दी हम इसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो हैं हियरिंग एड से ही इम्प्रूव होते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत भी सुनने की क्षमता है। कुछ बच्चे जिनमें बिल्कुल भी सुनने की क्षमता नहीं होती है, उनमें हम लोग हियरिंग एड का पहले ट्रायल देते हैं। जब उसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हम उनको कॉकलियर इम्प्लांट के लिए मोबिलाइज करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक मशीन हम लोग कान के अंदर सुनने वाले भाग में, जिसको मैंने बताया अभी कॉकलिया, उसमें हम एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रोड कॉकलिया को बाईपास कर जाए और आपकी सुनने की नस को डायरेक्ट हिलाने लग जाए। तो ब्रेन जो है सुनने की नस से सिग्नल्स आने लगेंगे और सुनने लगेगा। कॉकलियर इम्प्लांट के 2 पार्ट्स रहते हैं, एक बाहर से पेशेंट लगाते हैं और एक ऑपरेशन करके हम लोग इनर ईयर में बैठाते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के रिजल्ट्स कैसे हैं? जितना जल्दी से जल्दी हमने इसको सर्जरी को किया और जितना अच्छा पेशेंट ने थेरेपी लिया, पेशेंट नॉर्मल स्पीच पे, नॉर्मल स्कूल में जाने लग जाते हैं। तो जितना जल्दी आप इंटरवेंशन करेंगे, जितना जल्दी पेशेंट को बच्चे को आपने जितना जल्दी उसमें ऑपरेशन करके इम्प्लांट बिठाया, वो नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। मिनिमम कितनी एज तक कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है और इसकी अपर लिमिट क्या है? बच्चों में अगर हम बात करें, जिसको कंजेनाइटल डेफनेस की बात करते हैं, जल्दी से जल्दी 9 महीने में हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए 2 साल तक हमें ऑपरेट कर ही लेना चाहिए। फिर भी कुछ हियरिंग के लिए अगर हम कर रहे हैं तो 5 साल तक भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से थेरेपी लिया है उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बड़ों की बात करें, कॉकलियर इम्प्लांट जो है, जैसे यूरोप में सब जेरियाट्रिक पेशेंट्स में, जैसे कि वृद्ध पेशेंट्स में भी कॉकलियर इम्प्लांट किया जा रहा है। 60 प्लस के पेशेंट्स में, 80 प्लस के पेशेंट्स में, अगर हमारे शुगर वगैरह सब कंट्रोल में है, कोई और बीमारी नहीं है, तो कॉकलियर इम्प्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट उसमें भी जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सुप्रिया जी। आज आपने हमें बताया कि नाक कान गला
ये विशेषज्ञ बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, केवल सर्दी जुकाम से जुड़े हुए नहीं रह गए हैं। आजकल की नई तकनीक एंडोस्कोपी, कॉकलिया इम्प्लांट, टिम्पेनोप्लास्टी, इसके कारण से मरीज को बहुत जल्दी राहत दी जा सकती है। एंडोस्कोप के द्वारा खुर्राटों का इलाज किया जा सकता है, जो खून वाले मस्से या पॉलिप रहते हैं उनका इलाज किया जा सकता है। अगर सही समय पर सही विशेषज्ञ के पास पहुंच गए तो इन सारी बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। हमेशा डीएनएन देखते रहिए, हम लेके आते हैं एक नए विशेषज्ञ को। देखिए डीएनएन। धन्यवाद।